जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है। और बेसिकली इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है सब्जेक्टिव का, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज ही शायद दोनों डाला हुआ था, ये तीसरा नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बस ये 3 वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा सब्जेक्टिव का। ठीक है। बाकी इससे पहले तो मैंने बहुत सारा सब्जेक्टिव डाला हुआ है, अगर वो सब देख लोगे तो और बढ़िया है, पर समय रहेगा तो देख लीजिएगा, वरना ये 3 वीडियो तो देखना ही है। और बाकी इससे पहले 2 आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, कल ही रात को डाला हुआ था। एक था बायोलॉजी का और एक था आपका केमिस्ट्री का, जो कि मैंने कल रात को ही लिया हुआ था। आज मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फिर से कुछ बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। बस इतना करके चल जाओगे तो भाई साहब आपका ऑब्जेक्टिव का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बेसिकली अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको ये जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लिया हुआ था, उसमें मैंने आपको बड़ा अच्छा से समझाया हुआ था। ठीक है ना, मतलब अभी से लेके ये वीडियो को छोड़ने के बाद आपको पीछे वाला वीडियो देखना है, उसके पीछे वाला वीडियो देखना है, और उसके पीछे वाला जो वीडियो है सब्जेक्टिव का उसमें आपको ये वाला सारा चीज अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी मैं इसका जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये बेसिकली कुटपादों द्वारा होता है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, अमीबा क्या करता है, जैसे इस प्रकार से इसके सामने खाना आता है, अपने कुटपादों को इस प्रकार से फैलाता है और उसको क्या करता है, इस प्रकार से ग्रैब कर लेता है, बंद कर लेता है, और बंद करने के बाद उसको अपने अंदर में वो डाल लेता है। जैसे अपने अंदर में डाल लेता है, देखो क्या क्या प्रक्रिया होती है वो चलेगा। देखो, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन को चारों ओर से कुटपाद का निर्माण करता है। ठीक है, और कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से क्या कर लेता है, घेर लेता है। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है। ठीक है ना, हो जाता है या फिर बोलो होता है। इसमें क्या होता है, भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा हो जाता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सतह कि किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। मतलब होता क्या समझ में आया ना, इस प्रकार से इसको ग्रैब कर लेता है, राजधानी का निर्माण होता है। जैसे देख लो यहाँ राजधानी का निर्माण होता है, इसी में जल भी होता है और कई सारे एंजाइम वगैरह यहाँ के इसका पाचन करते हैं। पाचन के बाद जितने पोषक तत्व पूरे शरीर में चला जाता है, और जो वेस्टेज बचा जिसको हम लोग मल बोलते हैं वो कहीं भी किसी भी तरफ से कुटपाद की तरफ से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था सचित्र वर्णन करना। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, वरना 2.5 नंबर देगा और बंद कर देगा, 2 बाकी आपको नंबर दे, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर में आएगा वाला। अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में कराया हुआ था। तो देखो, अनुवांशिकता क्या, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना या फिर बोलो संतानों में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। या संतति में प्रत्येक लक्षणों के संचरण को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अच्छा, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, तो देखो सबसे पहले बात है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। अभी मैंने बोला ना कि ये पैतृक लक्षण जाके संतान में आता है, यानी कि पैतृक का जो लक्षण है, जो गुण है, वो संतान में आता है। क्यों, क्योंकि ये अनुवांशिक गुण जो है वो डीएनए के थ्रू से संतान में आता है। तो वही चीज लिखा है कि जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है, जो जनन के माध्यम से संतान में क्या होता है, पहुंच जाता है, तथा ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न करती है। चीजें याद रखिए। पोषी स्तर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ये सभी प्रश्न देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न सब है। 2020 में, 2021 में, 2021 में तो एग्जाम हुआ था नहीं, मॉडल पेपर वगैरह देख लो, 2023 में, इन सभी में जहां जहां आपका एग्जाम हुआ है उन सभी से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छट के लाया हो। तो पोषी स्तर क्या है, मेरे टाइम पे भी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन, जिसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं एकदम शॉर्ट टर्म में, का स्थानांतरण
होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, याद कर लीजिएगा। एक मैदानी परितंत्र में देख पारिस्थितिकी तंत्र में घास प्रथम पोषी स्तर है। देखो ग्रास होपर जो ग्रास को खाता है, टिड्डा वगैरह, वो हो गया द्वितीय पोषक में आएगा। ठीक है, मेढक तृतीय पोषक में आता है, सर्प चतुर्थ पोषक में आता है तथा बाज सर्वोत्तम यानी कि उच्च पोषी स्तर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को क्यों ध्यान दे रहे हैं? ठीक है, तो देखो हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि देख लो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के भंडारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है, वो सीमित है। ठीक है, अतः ऊर्जा की आपूर्ति भविष्य में होता रहे, हमें भविष्य में कोई चिंता न करना पड़े, इसीलिए हम लोग क्या करें, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान दे रहे हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम से 100% क्वेश्चन रहेगा, कोई डाउट नहीं है। या तो ये वाला डायग्राम आएगा कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जो वस्तु के वक्रता केंद्र पर हो। देख लो वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे इस प्रकार से ये डायग्राम होगा। या तो ये वाला आएगा, उत्तल लेंस वाला आएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे ये आता है, या तो ये आता है। जनरली ये दोनों ही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो बाबू ये सब आप लोग कर लीजिएगा। और चूंकि 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है हाल फिलहाल में, तो चांसेस है कि ये प्रश्न आने का। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी डायग्राम के प्रश्न है सभी का सभी कर लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जो मैंने आज की वीडियो में लिया हुआ, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सब आता है जनरली। ठीक है, अच्छा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखो एथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो एथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयोग होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाता है। इससे क्या होता है, इथेनॉल, ठीक है ना, जिसको देखा जाए तो एसिटल्डिहाइड बनाता है। किसी अणु में हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। भाई साहब, किसी भी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन का निकलना ही देखा जाए तो ऑक्सीकरण, देखा जाए तो आपके पास हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, फिर बने हुए एथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है तो एथेनोइक अम्ल बनता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण है, इसीलिए एथेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो मोटा मोटी बात है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही, ये क्वेश्चन ज्यादा जनरली नहीं आता है पर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि इस साल आ सकता है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, उसे जनरली उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्रों को ध्यान दीजिए। देखिए ये सब जनरली आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, आपको रासायनिक सूत्रों के नाम आपको बताना है। तो साधारण नमक होता है NaCl, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बिरंजचूर का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अच्छा, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? क्योंकि देखो सोडियम बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होता है। अगर इसको खुले में वायु में रखोगे तो ये वायु के संपर्क में आकर ये ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो सोडियम को संरक्षित करने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। अच्छा, बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग बताओ। तो बेकिंग सोडा देखा है तो ताजे दूध को फटने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, केक हो गया, इसको फुलाने में या भोज्य पदार्थ के निर्माण में होता है। ठीक है, तो हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसी को बोला जाता है। ठीक है, या देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार होता है, इसके 2 उपयोग लिखे। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो अब देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन में, तब ये क्या बनता है, CaSO4 का होल 2। ठीक है, और बनता है H2O। ठीक है ना, सलसा देखा जाए तो .H2O और प्लस का 3 H2O बनता है। ठीक है, तो ये जो है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग भी पूछा है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जैसे कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को एक जगह पे स्थिर रखने में, फिर प्लास्टर करने में, मूर्तियों एवं देखा जाए तो मूर्तियों के लिए साँचे बनाने में हो गया, सतह को चिकना करने में, सब में उपयोग होता है। अच्छा, रक्त क्या, इसके 2 कार्य लिखे। तो देखो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जिसका रंग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। अच्छा, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। इसके कार्य यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर के एक जगह से दूसरी जगह में ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है, तथा यह शोषण के समय बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस फेफड़ों के द्वारा मुंह से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं? फिर बोले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए देखा जाए तो एक्चुअली मीनिंग ये है
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती किस प्रकार से तैयार है आपको बताना है। क्योंकि देख लो जो पत्ती होता है इसमें देखा है तो सौर ऊर्जा को इसमें देखा जाए तो हरे पत्ते क्या होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखा है तो अस्टोमेटा रंध्र एवं द्वार कोशिका क्या होता है कि पत्तियों में मौजूद रहता है। ठीक है, सच देखा है तो इसकी त्वचा भी मोटी होती है, तो इन सभी कारण से उसको प्रकाश संश्लेषण करने के अनुकूल बनाता है पत्ती को, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। देखो ऐसे धातु ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि एक धात्विक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसकी प्रकृति अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि वो एक टाइम पे अम्लीय ऑक्साइड तो कभी एक टाइम पे अम्ल तो कभी क्षार दोनों तरह से प्रदर्शित करता है। इस कारण से देखा है तो उस धातु ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल Al2O3, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्यों, क्वेश्चन अगर पूछा कि बताओ जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों शो करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव पूछ सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो क्योंकि ये एक समय पे आपका अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों प्रदर्शित करता है, इसीलिए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। देखो किसी लघुपतन कब होता है, जब विद्युत नमियां यानी कि बोलो कि जो आपका फेज तार होता है वो वाला तार जब उदासीन तार के साथ आपस में संपर्क आ जाता है तो क्या होता है, लघु पतन की घटना घटती है। यह तभी होता है जब या तो तार के ऊपर चढ़ा गया प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अति भारण पूछे, बात बराबर ही है, सेम ही चीज लिख दीजिएगा, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अति भारण एवं लघु पतन को समझाइए। ठीक है, अति भारण एवं लघु पतन को समझाइए। घरेलू परिपथों में अति भारण एवं लघु पतन से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए फिर रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लघु पतन रहे या अति भारण रहे, या तो अति भारण या लघु पतन को समझाइए, क्या क्या इसके लिए सावधानियां रखनी पड़ेगी, अति भारण से कैसे बचा जा सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का एक ना एक प्रश्न रहेगा ही, तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु पतन या अति भारण के कारण परिपथों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है। ठीक है, और इस युक्ति को घरेलू विद्युत परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहली बात तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा युक्ति है तो वो तो फ्यूज है। ठीक है, साथ इसको जो जोड़ा जाता है ये विद्युत नम है, जिसको गर्म तार बोलते हैं, फेज तार या बहुत कोई पॉजिटिव वायर बोलता है, उसमें जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जैव निम्नीकरण या एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ को उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले देखो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है उसको हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हो गया घरेलू कचरा हो गया, रुई हो गया, पट्टा हो गया, कागज हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, साग सब्जियां हो गया। ठीक है ना, जबकि वे अपशिष्ट जो जैविक कारकों द्वारा यानी कि कीटाणुओं द्वारा या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, कांच, बोतल, पॉलीथीन हो गया, ये सारी चीजें, तो याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, मनुष्य के बोनेपन का क्या कारण है। तो भाई साहब सारा अनुवांशिक गुण का कारण है, माता पिता का देखा जाए तो जीन। ठीक है, देखो मनुष्य में लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि में बनता है। फिर बोले कि प्यूटरी ग्रंथि कारण ही मनुष्य का देखा जाए तो लंबाई बढ़ता है। ठीक है, इस हार्मोन का स्राव यदि बाल्यावस्था में कम हो जाता है तो वृद्धि रुक जाती है, जिसे बोनापन कहते हैं। यद्यपि प्यूटरी ग्रंथि बहुत अधिक हार्मोन स्रावित करने लगे तो वो क्या होता है, वो अत्यधिक लंबा और वृद्धि हो जाता है उसका शरीर। ठीक है ना, जैसे कि ग्रेट खल्ली को जानते हैं ना, उसका प्यूटरी ग्रंथि देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्रावित कर देता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हाइट में हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है, और अनुवांशिकी भी होता है, ऐसा बात नहीं होता है, परंतु मेन तो रीजन यही है, तो याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, ऐच्छिक और अनैच्छिक जो सॉरी क्या बोलते हैं, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं तथा परिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो परिवर्ती क्रिया सबसे पहले देखो, इस प्रकार की क्रिया जो होते हैं वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि अनैच्छिक क्रिया जो होती है ये बेसिकली मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो जबकि पास उद्दीपन प्राप्त होने के तुरंत बाद ही अनुक्रिया होती है, इसमें एकदम लेट नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो अनैच्छिक क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि इसमें विचार की आवश्यकता होती है, मतलब हाँ उठाएंगे ना, करेंगे ना, जैसे कि इस टाइप की चीजें होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन के 2 कार्य लिखे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और मुझे समय भी कम लेना, और आप लोग वीडियो देखोगे तो थोड़ा स्पीडे करके देखना। ठीक है, और बाकी तो PDF से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन के कोई 2 कार्य लिखे। तो देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। ठीक है, तो देखा है तो ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायता करना, ये ठीक है ना, तो ये चीजें होती है, याद रखना।
अच्छा, ऑक्सीजन हार्मोन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कोई दो कार्य लिखें। देखो ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है यह पादप, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, देखो यह पादप हार्मोनों का एक समूह है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। जैसे प्यूटरी ग्रंथि मनुष्य में वृद्धि का कारण होता है, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, अक्सर ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है ना। यह ऑक्सीजन हार्मोन प्रायः अंकुरणशील बीजों के अंकुरण के अग्रभाग एवं जड़ों के अग्रभागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वो भी समझ में आपके पास। ऑक्सीजन उनकी कोई कार्य को देखो तो इनके कार्य यहाँ पे देख सकते हो। यह तने के शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज कर देता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्या है, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्षार क्या है बताओ, लवण क्या है बताओ, तो इस तीनों में से आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अम्ल क्या है, तो देखा तो अम्लों के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O+ बोलते हैं, की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखो अम्ल क्या होता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षार क्या है कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुसकर OH- आयन देता है, ठीक है। और लवण में कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ नहीं देता है, ठीक है, जिसमें कोई आयन नहीं होता है, ठीक है। तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यह अम्ल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सभी अम्ल, जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं सभी अम्लों में H+ आयन पाया जाता है। तो अम्लों में, सभी अम्लों में ये समानता है कि वो H+ आयन देता है। उसी प्रकार से जितने भी क्षार है सभी क्षारों में ये समानता होती है कि वो OH- आयन देता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। सबसे देखा है तो जैसे HCl है, इसको तोड़ोगे तो H+ और Cl- निकलेगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे देखा जाए तो H+ है ना यहाँ पे, तो ये अम्लों को दर्शा रहा है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, जैसे जैसे उसमें जल मिलाते जाओगे वो क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन का वो आपका सांद्रता घटता जाएगी, क्योंकि तनुकरित का मतलब ये होता है कि उसमें जल मिलाना, तो जैसे जैसे जल मिलाओगे उसके हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घट जाएगी, अम्ल प्रकृति जो होगी उसमें घटता जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना मेरी बात। अच्छा, विरंजक चूर्ण क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बोलते हैं, यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग देखा है तो ब्लीचिंग एजेंट एवं कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह CaOH का होल्टू के साथ सी क्लोरीन, जिसको Cl2 बोलते हैं, की अभिक्रिया करके बनाया जाता है। यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, साथ साथ देखा है तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर कर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया जाता है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका उपयोग देखा है तो पेयजल को रोगमुक्त करने के लिए, यानी कि जल को साफ करने में, तो देखा है तो वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योगों में एक विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, तो विरंजक चूर्ण के वही बता रहा था मैं कि देख लो, जो आपके पास CaOH का होल्टू को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे जनरली 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो CaOCl2 प्लस आपका जल बन जाएगा। तो CaOCl2 यही तो आपका विरंजक चूर्ण है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क माने जिसमें पानी ना हो, ड्राई हो, ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग, अच्छा उपयोग में तो हम लोगों ने देखा, बाकी यहाँ पे 3 और उपयोग आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यही था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। अच्छा, और कुछ प्रश्न अभी मैं उसको भी कराता हूँ, रुको। आज का तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं भूल ही रहा था अभी। देखो, इससे एक प्रश्न रहेगा, मतलब मैं बेसिकली न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का जो आपके पास प्रकाश वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें एक प्रश्न न्यूमेरिकल आपका रहेगा। मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने वाला, दर्पण या तो फिर लेंस का रहेगा, या तो दर्पण का रहेगा, या तो ये अपवर्तनांक वाला रहेगा। तो इस साल लेंस वाला मुझे नहीं लगता आएगा, सो दर्पण वाला ही आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो अपवर्तनांक का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, जो कि दिया भी क्वेश्चन में, और नहीं दिया होगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। और अपवर्तनांक तो 1.5 दिया हुआ है। अब आपको भी निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, इसको भी मान लो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भी बराबर में जो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास 3 × 10⁸ 8/1.5। तो अगर 1.5 से 3 को काटोगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, जो कि भी हो जाएगा। और ये तो कांच की प्रकाश चाल होगी। तो या तो इस टाइप का एक प्रश्न आएगा, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे आपका सब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाता है, या तो इस टाइप का एक सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, यानी कि वस्तु का ऊंचाई आपको दे देगा, हाइट आपको दे दिया गया है। चलो वस्तु की ऊंचाई H1 से मापते, इसलिए आपका हो जाएगा H1 7 सेंटीमीटर। और चूंकि जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो हमेशा चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार ऊपर की ओर होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल के सामने, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास फोकस दूरी दे दिया गया अवतल दर्पण का,
और अवतल दर्पण सबको पता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होता है, इसलिए एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, सोचा देखा है तो दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि आपको दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी दे दी है, और बीम का दूरी हमेशा इस साइड होता है यानी कि बाईं तरफ होता है, जो कि नेगेटिव ले आता है, इसलिए हो जाएगा -27 सेंटीमीटर रखा गया। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब नहीं, यानी प्रतिबिंब, अरे सीधा सीधे पूछा है कि आपको बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी पूछा है आपको, प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी कि h2 पूछा है आपको। तो ये दो चीजें पूछा है, उसकी प्रकृति पूछा है कि वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। ठीक है, तो सीधा सीधी बात है, देखो समझो मेरी बात कि आपके पास देख सकते हो कि फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, अवतल दर्पण का 18 दिया हुआ है, और ये जो रखा हुआ है जो आपके पास क्या बोलते हैं वस्तु, वो आपके पास 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी कि 18 से ज़्यादा दूर पर होगा। ठीक है, और इसके अगर मैं वक्रता त्रिज्या निकालूँ तो पता है कि 18 का डबल होगा, यानी कि 18 दूना 36 होगा, यानी कि जो आपके पास जो वस्तु रखा गया है वो 36 और 18 के बीच में रखा गया, क्योंकि 27 36 और 18 के बीच में आता है। ठीक है, यानी कि उसकी वक्रता आपके पास केंद्र और जो आपके पास वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों वक्रता त्रिज्या फिर बोले कि फोकस दूरी जो है, इन दोनों के बीच में आपके पास वस्तु रखा गया। तो जब भी इन दोनों के बीच में वस्तु रहता है तो ये हमेशा देखा जाए तो ये सी से परे बनता है और बड़ा साइज का बनता है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो कि वस्तु से बड़ा आकार का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये चीज़ तो मैं यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखकर ही बता सकते हो कि जो आपके पास बिंब है वो कहाँ पे है, और देखा जाए तो फोकस दूरी वगैरह कैलकुलेट करके ऐसे भी आप लोग बता सकते हो। बाकी कैलकुलेशन से कैसे बनाना है, देखो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस का 1/u बराबर में 1/f होता है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो। हमको यहाँ से देखा है तो हमको यहाँ से v निकालना था, तो v वाला को रखो, u वाला को उधर भेज दो, यानी कि जो 1/f माइनस को 1/u हो जाएगा। तो बस यहाँ पे f और u का मान पुट करो, माइनस में ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर आपके पास -1/54 आएगा। तो ये 1/v का वैल्यू आया है -1/54। तो आपको अगर आपको भी निकालना तो इसको पलटना पड़ेगा, तो इधर भी पलटना पड़ेगा, यानी कि भी का वैल्यू आ गया -54। तो लो भी आ गया। अब आपके पास भी आ चुका है, तो हमको निकालना था h2 भी निकालना था, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आपको निकालना था। तो आपको पता है कि जो आपके पास m होता है, जो आपके पास आवर्धन होता है, इसका फॉर्मूला होता है h'/h, यानी कि बिंब की दूरी बटे में प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक है, माने h'/h होता है। ठीक है, ओ सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब का ऊंचाई होता है, क्योंकि एच डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और एच जो होता है, या फिर h1/h2 करो तो पहले होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते, देखो हमारे पास m बराबर में क्या हो जाएगा, आपके पास देखा जाए तो आपके पास होता है h1 बटे में h2 मान लेते चलो। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब का ऊंचाई, इसका और एक फॉर्मूला होता है माइनस आपके पास v/u होता है। तो हमारे पास h1 है, h2 निकालना है। ठीक है, h1 है, h2 निकालना है, तो हम लोग को बेसिकली ये बराबर होता है m का, और ये भी बराबर होता है -v/u का। तो हमको बस इतना से मतलब है, क्या मतलब है हमको बस मतलब है कि h1 बटे में h2 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास v बटे में u, और यहाँ माइनस का v/u होता है। तो हमको पता है कि h1 का वैल्यू है, v का वैल्यू है आपके पास, u का भी वैल्यू अभी आज v का वैल्यू अभी निकला, u का वैल्यू था ही हमारे पास, तो h2 नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो वही चीज़ क्या देख लो, m का यहाँ फॉर्मूला यूज किया गया -v/u, तो -v/u यानी कि हो जाएगा -54 था पहले से, और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस +54 हो गया बटे 27 हो गया, तो 27 दूना 54 हो गया, यानी कि -2 निकल गया आपके पास m का वैल्यू। या शॉर्ट में मैं बोलूँ तो आपके पास निकल गया -v/u इज इक्वल टू आपके पास समझो कि h'/h का या फिर h1/h2 का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो जब आपके पास m का वैल्यू निकल कर आया -2, और ये बराबर होता है h1/h2 का, तो आपको पता है कि h1 का जो वैल्यू है आपके पास दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे h1 जो है ये बेसिकली आपके पास बिंब का दूरी दिया हुआ है, यानी कि आपको पता है कि जो आपके पास m होता है, आवर्धन होता है, वो होता है प्रतिबिंब का दूरी बटे बिंब का दूरी। यानी कि अगर ऊपर वाला का आप लोग h1 नहीं, इसको h2 मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब समझो मेरा बात, देखो आवर्धन का मतलब होता है कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब का दूरी। आपको प्रतिबिंब का ही तो दूरी निकालना है ना, और बिंब का दूरी दिया हुआ है, तो इस यहाँ पे h1 नीचे लिखना 7, मैंने गलती से ऊपर बता दिया, तो 7 को यहाँ रखोगे तो देखो कुल मिलाकर वही आपका यहाँ पे काम किया गया है। देखो m बराबर -2 बराबर हो जाएगा h2/7। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो h2 का वैल्यू हो जाएगा -14, तो -14 निकल गया इसका h2 का वैल्यू। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है,
कि m बराबर में होता है माइनस भी बाई यू, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब का दूरी, और ये माइनस का होता है, और इसका और एक बराबर होता है कि h, अगर मैं इसके क्वेश्चन के ऑर्डर करूँ तो h2 बटे में h1, ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छा से याद किया था, एच डैश बटे एच, ठीक है, h2 h1 मानना होता तो मैं कंफ्यूज होता ही नहीं अगर मैं नहीं मानता तो, ठीक है, मुझे शुरू से पता है कि एच डैश बटे एच होता है, ठीक है, एच डैश मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब का दूरी, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये प्रश्न आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आपका होमवर्क रहा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, वही किया है, देख लो आपके पास दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबे वाला कोई बिंब है, यानी कि देखा जाए तो आपके पास h1, यानी कि आपके पास सीधा सीधी बोलो तो h का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, आपके पास बिंब का ऊंचाई दे दिया गया है, आपको यहाँ पे r यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, देखो f ने दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या 40 दिया होता है, आपका वैल्यू कितना होगा, उसको आधा कर दो, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास दर्पण के सामने यानी कि आपके पास u का दिया गया 36, यानी कि -36 हो जाएगा, क्योंकि u जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली आता है, आपको v और h2 निकालना है, तो बस दर्पण सूत्र से आप लोग v निकाल लोगे, अब v निकल जाएगा, तो सबको पता, अभी मैंने बताया था कि h2 बटे में h1 बराबर में होता है माइनस भी बाई यू, ठीक है, मैंने उस टाइम पे h1 बटे h2 बराबर माइनस भी बाई यू बोल दिया था, क्योंकि मैंने h1 को क्या मान लिया था, प्रतिबिंब का दूरी माना था, पर एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या माना हुआ है, h1 को यहाँ पे बिंब का दूरी, तो ये वाला एक्चुअली फॉर्मूला होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़ा के आप लोग आंसर ला सकते हो। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ अब आपका देखा जाए तो आपका वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आई होप क्या, मुझे पता है थोड़ा लंबा है, पर लंबा है तो क्या हुआ, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेते हो तो सब्जेक्टिव का काम खत्म हो जाएगा। मेरा बैटरी भी 5% हो गया है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जो कि मैं थोड़ा लेट करके डालूंगा, 7-8 बजे तक आएगा आपका रात को आज, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं इन सभी का PDF थोड़ा देर में, जैसे वीडियो पब्लिक होगा उसके 10 मिनट बाद मैं सारा डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। और बाकी इससे पहले 2 वीडियो लिया था उसका आपका PDF ऐसे भी टेलीग्राम में डल चुका है, तो आप लोग देख सकते हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।